वेलकम अगेन। तो अभी तक हमने जान लिया था कि हमें ज्योग्राफी क्यों पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने 5 कारणों के ऊपर बात की थी। तो अब हम अगला जानेंगे कि ज्योग्राफी क्या है। ये हमारा क्या है, दूसरा पर्सन जो हमें, पहला पर्सन का हमें आंसर मिल चुका है कि ज्योग्राफी क्या है। तो क्योंकि हम जानते हैं कि भाई ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी जो है पृथ्वी का अध्ययन है। तो पृथ्वी का अध्ययन जो है, क्योंकि पृथ्वी पर हम रह रहे हैं तो हमारा क्या है, एक तरह से आवास, हमारा घर है। तो यहाँ पृथ्वी पर रहने वाले छोटे बड़े जितने भी प्राणी का भी क्या होगा, आवास ही है। तो पृथ्वी की एक क्या सतह, एक रूप नहीं है। यानी पृथ्वी की जो पृथ्वी होती है ना, तो पृथ्वी की जो संरचना है, कहीं से कहीं मैदान है, कहीं पठार है, कहीं पे पहाड़ है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक रूप नहीं है, इसके भौतिक स्वरूप में विभिन्नता है। तो ये विभिन्नता जैसे पहाड़ वगैरह, पहाड़ी चोटी, मैदान, ठीक है, पठार, झील, रेगिस्तान, वन, ठीक है, और उजाड़ क्षेत्र वगैरह मिलते हैं। तो यहाँ पे सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्वों में भी विभिन्नता पाई जाती है। तो ये जो विभिन्नता है, इन कारण से कहीं ना कहीं मानवीय प्रभाव हो रहा है, और इसी मानव से जो है सांस्कृतिक विकास की पूर्ण अवधि में मानव द्वारा सर्जित ग्रामों, नगरों, सड़कों, रेलवे पत्तन, बाजारों, है ना, मानव जनित अन्य कई तत्वों के रूप में विद्यमान है। ठीक है, तो जो मानव ने जो अन्य तत्व को भी क्या करा है, जो प्रभावित किया है। तो इन सब चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि उपयुक्त विभिन्नता में भौतिक, पर्यावरण और सांस्कृतिक लक्षणों के मध्य में क्या है, संबंध को समझने के लिए सांकेतिक निहित है। और भौतिक पर्यावरण एक मंच प्रस्तुत करता है जिस पे मानव समाज ने अपनी सृजनात्मक क्रियाओं का ड्रामा अपनी तकनीकी विकास से प्राप्त उपकरणों द्वारा मंचित किया हुआ है। क्या आप पहले पर्सन जो है भूगोल क्या है का उत्तर देने में सक्षम कर सकते हैं? अत्यंत सरल शब्दों में कहा जाए तो भूगोल जो है पृथ्वी का वर्णन है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ इज ज्योग्राफी। तो अभी तक हमने देखा कि ये कहना चाह रहा है जो ये पृथ्वी है, ये एक मंच है ना, पृथ्वी एक मंच है और मानव इस पे अपनी संस्कृति का विकास कर रहा है, यानी ड्रामा कर रहा है। ठीक है, यानी कि एक रोल अदा कर रहा है यहाँ पे कौन, मानव। तो जब ये मानव एक रोल अदा कर रहा है तो इसी चीज़ को कहीं ना कहीं ये एक आधार प्रस्तुत करता है, मंच। और यही आधार कहीं ना कहीं विभिन्न है। तो ये जब आधार विभिन्न है तो यहाँ पर ये जो ड्रामा या फिर जो हम क्या कर रहे हैं, रोल अदा कर रहे हैं, ये भी क्या होगा, विभिन्न होगा। तो इसी विभिन्नता के कारण हम देखते हैं कि जो ये विभिन्नता है, कहीं ना कहीं ये भी विभिन्नता है, तो इनके अंदर जो है निहित वो अंत संबंध जो है, इनके मध्य संबंध को समझने में सांकेतिक निहित है। ठीक है, तो यही सांकेतिक क्या है कि यही क्या है कि यहाँ पर भूगोल जो भूगोल है वो पृथ्वी का क्या है, डिस्क्रिप्शन या फिर एक तरह से उसकी डिटेल स्टडी है। ठीक है, तो पृथ्वी जो है की डिटेल स्टडी को हम भूगोल कहेंगे। तो भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले इरेटोस्थेनीज ने किया था। ठीक है, ये ग्रीक विद्यमान थे। यह शब्द ग्रीक शब्द के जो जियो और ग्राफो से बना है, जिससे प्राप्त होता है कि दोनों को एक साथ रखने में हमें इसका एक अर्थ मिलता है कि पृथ्वी का वर्णन। यानी पृथ्वी को सदैव मानव के आवास के रूप में देखा गया है, और इसी दृष्टि से विद्वान भूगोल को मानव के विकास के रूप में पृथ्वी का वर्णन परिभाषित करते हैं। इस तथ्य से आप परिचित ही हैं कि यथार्थ बहुआयामी होती है। यानी कि जो हमारा ट्रूथ है ना, ट्रूथ जो है वो मल्टी डायमेंशनल होता है। ट्रूथ जो है मल्टी डायमेंशनल होता है, और यही मल्टी डायमेंशनल क्या कह रहा है कि पृथ्वी भी बहुआयामी है। यानी कि जो पृथ्वी है ये भी क्या है, बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है। इसे कोई एक चीज़ प्रभावित नहीं कर रही, कई चीज़ें प्रभावित कर रही हैं। तो वही कई चीज़ें इस तरह से मंच इसका तैयार कर रही हैं। यानी कि जो इसकी रूपरेखा जो निर्धारित कर रही है पृथ्वी की, वो कई कई अन्य दशाएं भी कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे पृथ्वी विज्ञान, जैसे कि हम बात करेंगे है ना, भौमिक, मृदा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, है ना, मानव विज्ञान, अन्य सह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के अन्य सहयोगी विषय हैं। ये सारी चीज़ क्या है, ये अन्य सहयोगी विषय हैं जो कि ज्योग्राफी को क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। अगर मान लेते हैं हम यहाँ पर कुछ ही चीज़ की बात कर रहे हैं ना, तो यह जैसे यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम तापमान को किस में, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में नापते हैं। ठीक है, जब हम फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में नापते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमें
एक तरह से साइंस की है ना, साइंस बैकग्राउंड से कहीं ना कहीं हमें टच करता है। तो इसका जब हम आधार लेंगे, यानी कि जब हम इसे नापेंगे, तो हमें इनका यूज़ करना पड़ेगा, जो कि ये क्या क्या करेंगी, इसमें सहायक करेंगी। ये जो यूनिट्स हैं ये सहायक करेंगी इसको, अध्ययन को और अधिक अच्छा बनाने के लिए। तो यहाँ पे सहयोगी विषय, ठीक है। अन्य सहयोगी विषयों में जैसे अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, ठीक है, इत्यादि धरातल की वास्तविक के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं। भूगोल अन्य विषयों से विषय वस्तु और विधि तंत्र में विभिन्न है। क्या है जो ये बोल रहा है, भूगोल अन्य विज्ञानियों है ना, विज्ञानों से विषय वस्तु, यानी जो इसका स्कोप है, यानी जो इसका स्कोप है वो, और अन्य विधि तंत्र, यानी कि जो इसका मैथोलॉजी है, ठीक है, यानी पढ़ने का जो एक तरीका है जिसे हम बोलेंगे, वो विभिन्न है, परंतु साथ ही अन्य के साथ इसका निकटतम संबंध है, ठीक है। तो यानी कि स्टडी टाइप है, जो हम जिस प्रकार से इसकी स्टडी करेंगे, और जहाँ पे हम इसका स्कोप है, ठीक है, यानी कि स्कोप है कि इसका क्षेत्र, किस क्षेत्र में हम इसका क्या करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, और किस प्रकार से अध्ययन करना चाहिए, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, अलग अलग हैं अन्य विषयों से। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि पर यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली है, जो अन्य विषय के साथ इसका निकटतम संबंध है। कैसा संबंध है, निकटतम है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे 2 यूनिट को देखा, तो ये 2 यूनिट कहीं ना कहीं हमें जो है तापमान को निर्धारित करने में मदद कर रही हैं, कि तापमान कहीं पे कितनी प्रकार, मतलब कितनी अधिक मिल रही है या कम मिल रही है, ठीक है। तो उन अधिक और कम का जो बेस है वो यहाँ पे फ़ारेनहाइट या सेल्सियस से ही हम क्या करेंगे, निर्धारित करेंगे, बताएंगे। तो यहाँ पर इसी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं कि भूगोल सभी प्राकृतिक सामाजिक विषयों से सूचना आधार प्राप्त कर उसका क्या करते हैं, संश्लेषण करती है, ठीक है, संश्लेषण करती है, यानी कि उसका कहीं ना कहीं स्टडी कर रही है कि ये चीज़ें किस प्रकार से। तो हम पृथ्वी पर भौतिक सांस्कृतिक वातावरण में विभिन्नता दिखाई देती है, और अनेक तत्वों में समानता में कई असमानताएं पाई जाती हैं। यानी कि तत्वों में तो समानता तथा कई असमानताएं जो पाई जा रही हैं, ठीक है। तो किसमें, भौतिक तथा पर्यावरण की विभिन्नता जो दिखाई पड़ रही हैं, इनमें अनेक तत्वों में भी क्या पाई जा रही है, समानता असमानता पाई जा रही है। तो यहाँ पे भूगोल को क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन मानना तार्किक लगता है, ठीक है। यानी कि हम अगर ये बोलें कि भाई क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन है, तो ये एक तार्किक है, यानी कहीं ना कहीं रीजनेबल बात है। तो इस प्रकार भूगोल को उन सभी तथ्यों का अध्ययन करना होता है जो क्षेत्रीय संदर्भ में क्या होगी, विभिन्न होती हैं। तो यहाँ पे भूगोलवत्ता मात्र धरातल पर तथ्यों में विभिन्नता का अध्ययन नहीं करते, अपितु उन कारकों का भी अध्ययन करते हैं जो इन विभिन्नताओं के कारण होते हैं। तो यहाँ पर हमें ये समझना चाहिए कि जैसे कि एक ज्योग्राफी है, यहाँ पर किसी एलिमेंट्स में क्या विभिन्नता पाई जा रही है, पर ये विभिन्नता पाई जा रही है, ठीक है भाई, इस क्षेत्र में अलग विभिन्नता है, इस क्षेत्र में अलग विभिन्नता है ना। पर ये जो विभिन्नता आ रही है अलग अलग क्षेत्रों में, ये किन तत्वों के कारण आ रही है, और उन तत्वों के अंदर भी, यानी इन तत्वों में इस वाले तत्वों की और इस वाले तत्वों की, दोनों की क्या करेगा, वो अध्ययन करेगा। इसका अध्ययन के साथ साथ इसका अध्ययन भी करेगा। तो यहाँ पर ये कहा गया है। तो अब अपने यहाँ पे फसल स्वरूप है ना, एक उदाहरण के रूप में हम समझ लेते हैं। जैसे फसल स्वरूप एक प्रदेश एक दूसरे प्रदेश से विभिन्न होता है, किंतु यहाँ पे विभिन्न प्रकार के तथ्यों में, जैसे मिट्टी की बात हो गई, ठीक है, जलवायु की बात हो गई, या फिर बाजार से मांग, किसानों की व्यय क्षमता, तकनीकी निवेश की उपलब्धता आदि में विभिन्नता से संबंधित होती है। इस प्रकार भूगोल की दिलचस्पी किन्हीं 2 तत्वों से या एक से अधिक तत्वों के मध्य कारण संबंध को भी क्या ज्ञात करने में है, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि ये कहीं ना कहीं इंटरलिंक भी हो सकते हैं ये तत्व कहीं ना कहीं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें भाई, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे मिट्टी है ना, कहीं पे रेड या किसी भी प्रकार की मिट्टी पाई जा रही है, जलोढ़ मिट्टी पाई जा रही है, तो वो जलोढ़ मिट्टी जो है नदियों के बहाव के द्वारा लाई गई है। तो जो नदियों का बहाव है वो कहीं ना कहीं एक ऐसे तापमान को भी दिखाएगा, है ना। और वहाँ पे जहाँ पे संरचना भी बताएगा, धरातल की जो संरचना है वो किस प्रकार है। उस धरातल की संरचना के बाद में जहाँ पे वो कृषि हो रही है, ठीक है, यानी कि जो फसल उगाई जा रही है वो भी कहीं ना कहीं तापमान को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर जो ये सब चीज़ें उगने में, यानी फसल उगाने में बहुत तरह के तत्वों का क्या है, समावेश है, यानी मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो इसी को ये क्या कर रहे हैं, इसके भी अंत्य संबंध को, इन तत्वों के अंत्य संबंध को भी क्या करेगा, भूगोल देखेगा कि इन संबंधों में भी आपस में इंटरलिंक है या नहीं है। तो बात यह है। तो एक भूगोलवत्ता तत्वों की व्याख्या कारण संबंध के ढांचे में ही करता है, क्योंकि यह केवल व्याख्या में ही सहायक नहीं होती, अपितु तथ्यों के पुनर्निर्माण और भविष्य के परिक्षेपण में दिखाने की क्षमता भी होती है। तो इन तत्वों को जब हम अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पर हम उसके तत्वों की जो व्याख्या करेंगे वो कार्य कारणों से करेंगे,
कि बताएंगे कि ये जो अलग अलग विभिन्नता पाई जा रही है धरती पर वो किन कारणों से पाई जा रही है और उनके पीछे क्या तत्व हैं या तथ्य हैं। तो जब हम इनकी व्याख्या करते हैं तो हम ये भी बताते हैं कि इससे पहले क्या रहा होगा और इसके बाद में क्या रहा, मतलब क्या रहेगा, ये भी हम बता सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हम इसीलिए क्या करना चाहिए, भूगोल का ये हम अध्ययन एक तरह से भूगोल का हमें क्या करना चाहिए, भूगोल क्या है इस बारे में हमें जानकारी प्राप्त रहनी चाहिए। तो भौतिक तथा मानवीय दोनों प्रकार के जो हैं हमारे भौगोलिक तथा स्थैनिक नहीं अपितु गत्यात्मक है, यानी कि डायनेमिक है। दोनों ही डायनेमिक हैं, एक नहीं दोनों ही प्रकार के डायनेमिक हैं और सतत है ना परिवर्तन पृथ्वी अथक एवं निरंतर सक्रिय मानव के बीच में है ना आबद्ध प्रक्रियाओं के फलस्वरूप कालांतर में परिवर्तन होते रहते हैं। आदिम मानव समाज अपने जो निकटतम पर्यावरण पर सीधे तौर पर निर्भर था, अब ऐसा नहीं है। तो भूगोल की इस प्राकृतिक तथा मानव के समग्र इकाई के रूप में अंत प्रक्रिया के अध्ययन से संबंधित है और मानव जो प्रकृति का एक अंतर्भूत भाग है तथा वह प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ता है और प्राकृतिक मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती है। तो यहाँ पर जो हमारा हम बात करेंगे कि जो मानव जीवन है उसके जो विभिन्न पक्ष हैं वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक जो मानव रहा होगा वो प्राकृतिक मानव के को जो प्रभावित कर रहा है, ठीक है, जो प्राकृतिक मानव को प्रभावित कर रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं प्राकृतिक के अन्य तत्व भी शामिल होंगे और इन अन्य तत्वों के अंदर कहीं ना कहीं उनके जब मानव प्रभावित होगा तो उसके वस्त्र, आवास और व्यवसाय भी क्या होंगे, प्रभावित होंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, मानव ने प्रकृति के साथ समझौता यानी कि अडप्टेशन किया है और परिवर्तन यानी मॉडिफिकेशन के माध्यम से किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समाज आदि समाज की अवस्था पार कर चुका है, तो उसने तकनीक के खोज के प्रयोग द्वारा अपने अस्तित्व के लिए निकटतम परिवेश को अपरिवर्तित कर प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए अपने कार्य की है ना क्षितिज के परिवर्तन कर लिया है और तकनीकी के क्रम से विकास और मानव के ऊपर जो भौतिक पर्यावरण के द्वारा कसे हुए बंधन को ढीला करने में सक्षम हो गया है। तो जब आदि मानव काल की बात करेंगे, यहाँ पे जब अगर मान लें इस रीजन में जहाँ पे बर्फ़ पड़ रही है, यहाँ पे अगर मानव रहने जाएगा तो उसके रहने की दशाएं नहीं है। तो इसीलिए मानव ने क्या करा, प्राकृतिक यानी कि एक तरह से मान लो हॉट सिस्टम या हॉट एयर सिस्टम उसने विकसित कर लिया। तो अब वो क्या करेगा, यहाँ पर इस चीज़ को इंस्टॉल करके रह सकता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं जो पर्यावरण के जो बंधन है वो कहीं ना कहीं ढीले हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरह की बात की गई है। तो और दूसरी बात ये भी की गई है कि जो उसने अडेप्टेशन किया है, क्योंकि आदि मानव काल मतलब जो आदि समाज जो हमारा मानव जो समाज है पहले ऐसी दशाओं में रहता था, ठीक है, ऐसी दशाओं में रहता था। तो उसने क्या करा, यहाँ पर अगर मान लीजिए भूमध्य सागर के पास में रह रहा है तो यहाँ पर गर्मी वगैरह ज़्यादा पड़ती है। तो उस गर्मी को बचने के लिए उसने क्या करा, अब मॉडिफिकेशन किया, किसके अंदर, आवास के अंदर, खाने के अंदर और अपने रहन सहन के अंदर मॉडिफिकेशन करेगा और फिर उसके माध्यम से क्या करेगा, अंत्य संबंध यानी कहीं ना कहीं वो उस अवस्था में अपने आप को ढाल लेगा। तो उस अवस्था में उसने किसके अनुरूप ढाला, तो यहाँ पर ये प्रश्न उठ जाता है। ठीक है, तो ये अनुरूप जो किसका था, ये अनुरूप था प्राकृतिक का। तो प्राकृतिक रूप से उसने क्या करा, अपने आप को ढाल लिया। तो इस तरीके से उसने क्या करा, यहाँ पे प्राकृतिक रूप से जब ढाला और जब प्राकृतिक रूप उस पर ज़्यादा हार्श होने लगी तो उसने अन्य संसाधन भी विकसित कर लिए। तो यहाँ पे इसने क्या करा, मॉडिफिकेशन कर लिया। तो मॉडिफिकेशन से यहाँ पे एक तरह से संस्कृति का विकसित या विकास रूप हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे भौतिक पर्यावरण और मानव के बीच में अंत्य क्रियाएँ हैं, ये हमें पता ही है। तो इस चीज़ को इसने एक कवि ने क्या करा है कि यहाँ पे एक कविता के रूप में या फिर अपने व्याख्या के रूप में बताया गया। क्या बताया गया है कि मानव एक ईश्वर के बीच में वार्तालाप के माध्यम से ये व्यक्त किया कि आपने मिट्टी का सृजन किया, मैंने कप का निर्माण किया। यानी कि जो ईश्वर या एक किसी ने भी जो मिट्टी बनाई है, ठीक है, जिस भी कारण से मिट्टी बनी है तो वहाँ पे वो मिट्टी बनी है, तो मानव ने क्या कर दिया, एक कफ का निर्माण कर दिया। ठीक है, एक कफ बना दिया मानव ने। तो ये जो कफ बनाया मानव ने, तो इसके बारे में ये कहा गया। तो कफ का निर्माण, अपने रात्रि का सर्जन किया, यानी कि उन्होंने रात बनाई तो उन्होंने क्या करा, दीपक बना दिया, यानी कि एक तरह से रोशनी के लिए कुछ लाइट वगैरह या बल्ब वगैरह टाइप में बना दिया। तो ये जो बल्ब वगैरह बना इसकी बात की गई है। आपने बंजर भूमि, पहाड़ी भूमि या मरुस्थल का सर्जन किया, मैंने फूलों की क्वारी और बाग बगीचे बनाए। तो यहाँ पर जो है जो प्राकृतिक ने हमें क्या दिया है, यहाँ पर प्राकृतिक ने बंजर भूमि या भूमिहीन या पहाड़ी भूमि दी। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से क्या करते हैं, अब जो पानी के अंदर क्या करेंगे, फल मतलब
पानी के अंदर भी पौधे वगैरह उग रहे हैं, ठीक है। तो उस टेक्नोलॉजी का विकास किया और उन्होंने क्या बनाया, बगीचे वगैरह इस तरह से विकसित कर लिए। तो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए मानव ने सृजनात्मक योगदान यानी क्रिएटिव अपना क्या करा है, कंट्रीब्यूशन किया है। तो यहाँ पे तकनीकी सहायता से मानव आवश्यकता की अवस्था से स्वतंत्र रूप से अग्रसर हुआ है, ठीक है। तो जो तकनीकी रूप से मानव क्या हो गया है, अब तरह से स्वतंत्र हो गया है, तो अग्रसर हुआ है और उसने अपनी छाप छोड़ी और प्राकृतिक के सहयोग से ठीक है, और नई भावनाओं का सृजन किया है। तो इस प्रकार हम मानवीय प्राकृतिक प्रभाव मानव के दर्शन के लिए भूगोल की अंतर क्रियात्मक संबंध का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ जान ली है। तो यहाँ पर प्राकृतिक एवं संचार के साधन के जाल एवं पदानुक्रम यानी कि हायरार्की जब हम देखेंगे, और जो संसाधनों के जाल हैं, ठीक है, यानी एक संसाधन दूसरे संसाधन से कैसे इंटरलिंक है या फैला हुआ है, तो केंद्र के माध्यम से यह समकालिक एवं संगठित हो गए हैं। एक सामाजिक विज्ञान के रूप में जो हम भूगोल की इस क्षेत्रीय समाकलन एवं क्या करेंगे, संगठन का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर हम ये चीज़ को जान लिया है।